जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 के प्रैक्टिस सेट को लेकर हाजिर हैं। आज का जो ग्रुप डी लेवल 1 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। किरण पब्लिकेशंस का महत्वपूर्ण और रामबाण यह बुक है। आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट आप इसमें मिल जाएंगे आपको। हम लोग इस वीडियो में आज जनरल साइंस और जो जनरल अवेयरेंस विद करंट अफेयर 45 क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी जो मैथ और रीजनिंग है उसके अगले वीडियो में होंगे, तो अंत तक इसमें जुड़े रहना है। पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर ठोक के जाइएगा। कर भला हो भला, इस बातों को भी ध्यान रखना है। रेगुलर बेसिस पर वीडियो को देखिएगा, तभी कुछ न कुछ लाभ आपको मिलने वाला है, अन्यथा नहीं। तो जितना हो सके लाइक शेयर कीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर तमाम स्टडी रिलेटेड PDF अवेलेबल है। तो गो एंड डिस्क्रिप्शन चेक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप इसके बाकी रेलवे के और साइंस के भी मैं पर टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप उसे चेकआउट जरूर कीजिए, पढ़िए। चलिए हम लोग चलेंगे, पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, एक आरेख संबंधित है। कह रहा है कौन सा आरेख किसी वस्तु के विरामावस्था को निरूपित करता है। तो वेग और समय होगा विरामावस्था, इसका मतलब वो दूरी तय नहीं करती होगी, तो वेग और समय का रिलेशन होगा उसके बीच। विरामावस्था है तो वहाँ पर डिस्टेंस 0 होना चाहिए, कुछ नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में दूरी और समय दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं ये होगा। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखना चाहेंगे तो देख लेते हैं, दूरी और समय बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए वेग और समय का है, तो बिल्कुल, और इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। देखिए वेग समय में यहाँ क्या है, दूरी कुछ बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ 0 है डिस्टेंस, वेग और समय, तो हमारा यही आंसर करेक्ट होगा। थोड़ा लॉजिकली आपको समझना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 न्यूटन का कोई बल है। देखिए यहाँ पे 5 न्यूटन का एक बल है, जो किसी कोई बल किसी M1 है, एक द्रव्यमान M1 है जो 8 मीटर पर सेकंड की त्वरण भी यहाँ दिया हुआ है, देता है। और M2 भी मात्रा है, एक और द्रव्यमान वाली है M2 जिसका मान दिया गया है, और ये 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण करता है। तो 5 न्यूटन का बल है, द्रव्यमान 2 हैं और 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ, और 2 त्वरण भी दिए हुए हैं, द्रव्यमान भी त्वरण का आपको मान के लेकर चलना है। तो संयोजित इन दोनों का बोला है, संयोजित एक साथ किया जाए तो उस पर बल कितना लगेगा। तो हम लोग देख सकते हैं F बराबर होता है M1, इसमें हम कर सकते हैं F बराबर M1 MA, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। जब इसको निकालिए, क्योंकि यहाँ 5 न्यूटन भी दिया हुआ और M1 है, और हमको M1 जब निकालिएगा तो 5/8 एक आ जाएगा। ये जब M1 क्या आएगा 5/8। अब लॉजिकली थोड़ा आप समझिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्टली खींच रहा हूँ। और जो M2 आएगा तो सेम ऐसा ही 5/, यहाँ पे एक 24 आ जाएगा। इन दोनों को द्रव्यमान को हम एक कर लेंगे, तभी तो जब दोनों द्रव्यमान को 5/8 इन दोनों को जब ऐड करिएगा तो आपको दोनों का योगफल जो आएगा कितना आएगा मालूम है आपको, 5/6। इसका आ जाएगा 5/6। और आपके पास फुल न्यूटन एक दिया हुआ है 5, और यहाँ से आपको निकल जाएगा अभिष्ट त्वरण जब निकल जाएगा। F भी दिया हुआ, जिस F बराबर M A यहाँ हम लिखते हैं, F बराबर जब M A यहाँ पर आप लिखिएगा, और द्रव्यमान यहाँ 5/6 दिया ही हुआ है इसका, और त्वरण ही निकालना है, और यहाँ पर 5 है, तो 5 कट जाएगा तो A बराबर 6 नहीं हो जाएगा, और 6 हमारे पर A ऑप्शन में है ना। समझ गए आई होप। चलिए, नहीं समझे कमेंट करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप है जो गति नियम बल की परिभाषा है। जो फर्स्ट लॉ है उसी में जानवर क्या करते हैं, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम है जो गति नियम का देता है, दूसरा है व्यंजक देता है, तृतीय क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लेता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम देखें, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन निम्न में से पूछा गया है कौन नहीं है, कौन भौतिक परिवर्तन आपके पास नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो भौतिक परिवर्तन नहीं, देखिए LPG का जो जरना है ना, ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं, तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। दूध, देखिए दूध से दूध का पाउडर बनना ठीक है, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन भी ठीक है, और चाय में चीनी का घोलना, ये सब है, बट LPG वाला जो गैस है वो नहीं होंगे। 5 नंबर, हीलियम परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का आवेश। सबको मालूम है आवेश, एक प्रोटॉन होता है धन आवेश, और धन आवेश होगा तो उसकी इकाई आवेश होगा तो +1 होगा, बिल्कुल +1 होगा, इकाई आवेश होगा, और AMU1। तो हमारा B इज द करेक्ट है। लॉजिक है तुरंत, प्रोटॉन का अगर
आवेश का मान करिएगा तो 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसके आवेश धनायन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में ऋणायन होता है। आगे चलते हैं, और यही जो होता है मात्रा 1.67 गुने -27 जो होता है वह 1 AMU के बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट, तो उसी को बोलते हैं। चलेंगे 6 नंबर, उत्तल दर्पण की फोकस। देखिए यहाँ पर फोकस की लंबाई दी हुई है और ये वक्रता त्रिज्या, तो हम लोग पढ़े भी हैं R बराबर 2F होता है, और हमको लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 2 गुने 50 बराबर 100, और 100 हमारा B में है, करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मूला को भी। चलिए आगे चलेंगे। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंग होता है? लाल हरा नीला सबको मालूम है, लाल हरा नीला जो है प्राथमिक रंग है, बाकी जो मजेंटा सियान और पीला है वह द्वितीयक रंग होंगे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 8, NaOH का कितना ग्राम, NaOH का कितना ग्राम 1 लीटर विलियन में घोला जाए ताकि परिणामी विलियन pH 13 हो जाए? अब pH वैल्यू यहाँ पर दिया है, pH वैल्यू का एक फार्मूला आता है जो आपको सभी को मालूम होना चाहिए। पहले तो यह pH वैल्यू जो दिया हुआ है 13, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और परिणामी विलियन का है, परिणामी विलियन का pH वैल्यू कितना है, तो 13 हो जाएगा यहाँ। और OH बराबर क्या होता है, जो OH का जो फार्मूला होता है उसको फिर से हम कर लेते हैं। देखिए OH माइनस का जो हॉल होता है तो कुलमान का होता है, कुलमान का, जैसे H प्लस आयन कितना हो जाएगा, H प्लस आयन कर निकालते हैं 10 पर पावर -13 हो जाएगा ये, क्योंकि 13 दिया हुआ है pH वैल्यू का, क्योंकि फार्मूला ही 1/OH का होता है, तो उलट जाएगा। और इसी का मान है 10 पावर -14 कि NaOH का होगा, और इस पर 10 पावर -13, तो सीधे आपको कितना आएगा, 1 वैल्यू यहाँ पर 1 आता है, 10 पर पावर -1 वैल्यू आएगा। और 10 पर पावर -1 गुने 40, क्योंकि 40 किसका, तो NaOH का कुल भार होगा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 हमारे ऑप्शन में कितने हैं, देखिए B। समझ गए? नहीं समझे तो फिर कमेंट करेंगे। अगला, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत घूमता है, थोड़ा फास्टली चलना है, जब एक आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमती है, जब लंबवत घूमेगा तो पूछा लंबवत घूमेगा, तो जब लंबवत, जब चुंबकीय जो आवेश होता है एक दूसरे का लंबवत कब घूमता है, कि कण की गति अपरिवर्तित, जब लंबवत चलेगा तो कोई अपरिवर्तित रहेगी, बिल्कुल B इज द करेक्ट होगा। चुंबकीय बल जो आवेशित कण की गति होती है दिशा के हमेशा लंबवत ही रहती है, तो कण की गति भी नियत रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। जब लंबवत एक साथ चलेगा तो अनियमित ही रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, तो B। 10 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी से प्राप्त उष्मा, जब सूर्य से पृथ्वी हमको उष्मा की विकिरण के माध्यम, जिसको सौर विकिरण बोलते हैं, ताप विकिरण नहीं, सौर विकिरण इसको कह सकते हैं, सौर विकिरण होगा ना। सूर्य जो गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है, सूर्य से पृथ्वी पर प्राप्त उष्मा को आपतन कहा जाता है, वहाँ आपतन होता है, अब वो दर्शा रहा है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो उसको कहा उष्मा को क्या कहते हैं, तो ये आपतन होगा, ठीक है। लेकिन प्राप्त सौर विकिरण के माध्यम से आता है, लेकिन पूछा कहा क्या जाता है, तो VVI क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा, आपतन। अगला क्वेश्चन है 11, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर को निवेश आवृत्ति इनपुट का, फुल तरंग दृष्टिकारी जो होता है, दृष्टिकारी जो होता है फ्रीक्वेंसी n है, तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर n है और निर्गत आउटपुट फ्रीक्वेंसी, देखिए यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n हो, आपको पूर्ण तरंग n का मान दिया, आवृत्ति इनपुट n भी दिया हुआ है यहाँ पे, और निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, तो उसी के बराबर होता है, n के बराबर, जो आपतित होती है, जो आ रही है या जा रही है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर होगा, सेम टू सेम n, B इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के अंदर क्षैतिज उष्मा अंतरण को क्या कहते हैं, जो वातावरण उसमें जो अंदर वातावरण के एटमॉस्फेयर के अंदर क्षैतिज उष्मा अंतरण को हम क्या कहेंगे, तो उसमें जो होता है क्षैतिज उष्मा का जो अंतरण होता है, क्योंकि वातावरण में गैस और द्रव में संवहन माध्यम से होता है, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन, तो संवहन देख रहे हैं यहाँ पर, तो वही हो, इसका आंसर भी हो जाएगा संवहन माध्यम से, B। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से, बिल्कुल जानते हैं, अल्ट्रासोनिक प्रासरव तरंग जिसको बोलते हैं,
वे यांत्रिक तरंगों का जिसका प्रयोग करते हैं, वे यांत्रिक तरंग जिसमें आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज 20,000 की है, उसको हम श्रव्य बोलते हैं। 20 से 20,000 हम लोग जो सुन पाते हैं। अश्रव्य होता है 20 से कम, और 20 से अधिक होता है, उसको बोलते हैं प्राश्रव्य। तो चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है। और इसमें ऑप्शन जो है 4 नंबर देख रहे हैं, प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग क्या कौन करता है, तो चमगादड़ करता है। अगला क्वेश्चन है भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, कब लाया जा सकता है? जब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन कब लाया जा सकता है? जब किसी निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती हो या ली जाती हो। अब किसी के भौतिक या तो उसमें ऊर्जा निकालिएगा या उसमें ऊर्जा को डालिएगा, तभी तो उसका अवस्था में कोई परिवर्तन होगा। जैसे एक रबर ले लो, चाहे किसी प्रकार का गद्दे ले लो, बुक ले लो, उसमें कैसे परिवर्तन, या तो एनर्जी को निकालोगे चाहे एनर्जी डालोगे। 3 नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 का। 15 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई किटाई रोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इटाई किटाई जो है कैडमियम्स होता है, ध्यान रखिएगा। इटाई किटाई रोग जो होता है कैडमियम्स होता है। इसके चलते हड्डी अधिक कोमल हो जाती है तथा गुर्दे भी काम करना बंद कर देगा आपको, ठीक है। मिनी माता रोग पारा का कमी से होता है, HG, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है, बिल्कुल प्रोटॉन है जो स्वतंत्र रूप से चलता है, और इसके किस गुण में परिवर्तन होगा? अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रोटॉन है, स्वतंत्र रूप से चलता है, लेकिन पूछा जाए इसके एक गुण में परिवर्तन भी होगा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उसके वेग और परिणाम जो वेग होता है, साथ में परिणाम तो संवेग में परिवर्तन, वेग में भी परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन। तो वेग यहाँ 3 नंबर में है और संवेग हमारा 4 नंबर में है। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलेगा तो उसमें वेग में भी और संवेग दोनों में परिवर्तन होगा, और यह दोनों ऑप्शन हमारे कहाँ पे हैं, तो 3 नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर, 2 किग्रा मात्रा का एक स्थिर विराम, फिर से सुनिएगा, 2 kg मात्रा का एक स्थिर विरामावस्था से एक पहाड़ी से शीर्ष से नीचे गिरता है। 2 kg का वजन का वस्तु है और एक पहाड़ी ऊंचाई पर से शीर्ष पे से नीचे गिर रहा है, और 5 सेकंड उसकी गति ऊर्जा, वहाँ से गिरा और 5 सेकंड के बाद पूछा गिर रहा है या टकराया नहीं है, मालूम नहीं है, वस्तु को छोड़ा गया है और गिर रहा है, और कह रहा है 5 सेकंड, आपको समय दिया है और द्रव्यमान दिया, 5 गतिज ऊर्जा पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो सबको मालूम होना चाहिए, 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा का क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1/2 mv², इसको ध्यान रखेंगे। और आपके पास m का भी मान है और v का मान यहाँ पे है या नहीं, v का मान आपको नहीं है, तो पहले रखना। आप एक फार्मूला जो साधारण सूत्र में देखे होंगे, बिल्कुल याद ही होगा, v = u + at। यहाँ इससे आपको निकाल लेना है v। ये तो प्रारंभिक 0 होगा, लेकिन a का मान आपके पास भी नहीं है, ए का मान तो है नहीं, लेकिन आपके पास ए का मान कब होगा, ए जब गिर रहा है तो इसके लिए गुरुत्व जो नॉर्मल जी होता है गुरुत्वाकर्षण, उसी का मान ले लीजिए, लगभग 10 ले लीजिए या 9.8 लीजिए, और टी आपको 5 दिया, तो इसका मतलब 50 हो गया। भी का वैल्यू 50 होगा, लगभग एक प्रॉक्स, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ लेकिन 9.8 दिया हुआ है तो आप 9.8 ही ले लीजिए। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 49 आएगा, इसका वैल्यू 49 आया। ऐसे 50 हो रहा है थोड़ा कम, 49। तो आपके पास फिर अब m यहाँ मिल चुका है ये, और आपके पास आपको भी मिल चुका है ये। तो गतिज ऊर्जा का भी जस्ट फार्मूला पर 1/2 mv²। तो हाफ यहाँ कर लीजिए, m का मान आपके 2 kg है और v का मान है 49 मीटर/सेकंड। अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा तो पूरा कट जाएगा और आपके पास कितने आंसर आ जाएंगे, 1/2 mv²। तो 49 का स्क्वायर कितना होगा, 2401, और 2401 हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो मैं फिर से रिकॉल कर दूं, ए ऑप्शन 17। समझ गए होंगे आई होप। अगला प्रश्न करें, हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु का कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाता है। हमारे दांतों में पनपते जीवाणु का कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाता है। तो दांतों में जो धब्बा बनाता है वो कौन सा बनाता है, तो ये बनाता है डेक्स्ट्रॉन्स बनाता है। कौन बनाता है, डेक्स्ट्रॉन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बता दो डेक्स्ट्रॉन्स क्या होता है। देखिए, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इससे पहले मैं डेक्ट्रॉन्स के बारे में बोल दूं जो 18 में आया था। डेक्ट्रॉन्स जीवाणु जो डेंट्रॉन्स या डेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, जीवाणु दांतों में ही पनपते हैं। खाना जब खाइए हैं तो अच्छे से नहीं साफ करने पर थोड़ा सा वो बैक्टीरियल वहाँ पे पनपने लगते हैं,
क्योंकि बैक्टीरिया को पनपने के लिए सजीव और सजीव वहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल है और उन पर धब्बे बनते हैं और हानिकारक बाद में जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं। बस ये है डेक्ट्रॉन्स होंगे। अगला है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। तो इसके पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल भी क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड सेलुलोज और काइटिन इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। तो सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड, इसको भी ध्यान आप रखिएगा। पॉलीसेकेराइड क्या, कार्बोहाइड्रेट का 3 रूप होता है, डाई, मोनो और पॉली। तो इसी में है जो अब सेलुलोज है क्या है, तो पॉलीसेकेराइड। तीसरे नंबर का ये आपका पॉलीसेकेराइड, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सीबेसियस ग्रंथियों का क्या कार्य हो। जो सीबेसियस ग्रंथि होती है स्तनधारियों में पूछा गया, उसका कार्य पूछ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो कार्य होता है त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना होता है। क्या करना होता है इसका काम, जो सीबेसियस जो त्वचा में पाए जाते हैं, जो त्वचा से इसका रंग मेलानिन के कारण होता है, सबको मालूम है, डेर्मेटिस। जो एपिथेलियम उत्तक से स्तनधारियों की त्वचा बनती है, क्योंकि ऊपर का जो होता है क्या होता है, एपिथेलियम उत्तक होता है और उसी त्वचा बनती है। और उसमें सेबेसियस ग्रंथि का काम क्या होता है, त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना, जलरोधी। इन त्वचा में पाए जाने वाली जो सीबेसियस ग्रंथि का कार्य होता है त्वचा और बालों को जलरोधी। इसमें त्वचा में सीबेसियस ग्रंथि होती है और वह जलरोधी बनाता है किसको, तो त्वचा को। अगर ये नहीं रहेगा तो जलरोधी नहीं होगा और जल आपको शरीर को बहुत सारा हानि पहुंचा देगा। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि शाकाहारी जो जंतु है ना सेलुलोज को पचा दे। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड, जस्ट हम बताएं पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है। ऊपर के क्वेश्चन बताएं सेलुलोज एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जो जस्ट देखे हैं, पढ़े भी हैं। और जो जंतु होते हैं या जंतु इन सेलुलोज तंतु को आहार के रूप में तो लेते ही हैं और इसको ही पचाने की क्षमता रखते हैं। शाकाहारी जंतुओं में इसका पाचन की क्षमता बिल्कुल अच्छे रूप से पाई जाती है, क्योंकि इनकी आहार नाल लंबी होती है। देखिए तो सबसे अगर आहार नाल लंबी किसकी होती है, जंतुओं का होता है, लेकिन जंतुओं का होता है, शाकाहारी जंतुओं का होता है, हम लोग का कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 22 नंबर। इंसुलिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की अगर बात करें, इंसुलिन अग्नाशय के अंतर्गत स्रावी लैंगरहैंस की दूपिकाओं के बीटा कोशिका से, इसको ध्यान रखिए। लैंगरहैंस पहले तो अग्नाशय से निकलते, उसके भी लैंगरहैंस के दूपिका है और उससे भी बीटा कोशिका से निकलेगा। बीटा से इंसुलिन निकलता है, अल्फा से ग्लूकागोन, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन, ठीक है। और बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला यह जंतु हार्मोन है। क्या है, जंतु हार्मोन है। यह शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी वसा के उपयोग कर रोग कर रुधिर शर्करा को कम कर देता है। इसमें ऊर्जा का भी इसमें प्रयोग करता है। यह रक्त में अधिक ग्लूकोज को निष्कासित करता है, अन्यथा विषाक्त, रक्त में बिल्कुल अधिक ग्लूकोज को बढ़ा देता है, इसीलिए ठीक है। रुधिर शर्करा को घटा देगा, लेकिन रुधिर शर्करा को घटाता है, ठीक है। तो यही होगा, शर्करा को यहाँ कम करता है, ठीक है। शरीर में देखिए क्या करता है, यह शरीर में ऊर्जा स्रोत के रूप में वसा के उपयोग को एक रोक देता है, वसा का रोक कर इन्वॉल्व हो जाता है। तो यह घटा देता है शर्करा को, रक्त शर्करा को घटाता है। यही समस्या है इसके साथ। अगला प्रश्न देख लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की जो एक कड़ी है उसका पूछा गया है। तो ये इसकी कड़ी जो है बिल्कुल एसिटाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हो, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स के बीच की कड़ी क्या है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या देख लेते हैं 24 नंबर। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश के द्वारा होता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश के द्वारा होगा। तो इसका जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के ही कारण इसका होता है, ध्यान रखें, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब और पृथ्वी के घूर्णन की गति के द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की कक्षीय गति के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप होता है। इस परिवर्तन वाले बल को हम विक्षेप बल के नाम से भी जानते हैं। इस विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रणवता की दिशाओं में दाहिनी ओर से दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से मुड़ जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन था, ध्यान रखेंगे। और अभी साइंस का एक और बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग जनरल अवेयरनेस और विथ करंट को देख लेंगे बस थोड़ा सा। और यह एक न्यूमेरिकल्स है, और न्यूमेरिकल्स का इसको देख लीजिए। 25 वोल्ट है और 120 वोल्ट का, साथ में 100 वाट का और 120 वोल्ट के दो विद्युत बल की श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट के साथ जोड़ दिया गया है। देखिए 25 वाट के बल का प्रतिरोध यहाँ निकालना है। पहला
तो R1 निकालेगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े V बराबर IR पढ़े, V IR है, तो यहाँ R निकालिएगा, R निकालिएगा तो V²/P, कि एक वोल्ट का दिया हुआ इसका हम सूत्र हम निकालते हैं ना, R निकालते हैं तो V²/P, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, तो 576 होगा इसका, 576, तो इसका 576, और 100 वाट के बल्ब की बात करिएगा तो इसका 14/4 हो जाएगा। और हमारे पास हीट का फार्मूला क्या होता है, H बराबर I²RT, ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। और श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो समानुपाती के रूप में से आ जाता है सीधा सीधे। तो स्पष्ट है 25 वाट का ही यहाँ पे कार्य करेगा, ठीक है। 25 वाट बल्ब के अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न देगी, इसमें यह अधिक चमक भी देगा। कम वाट वाला ज़्यादा ऊष्मा देता है और अधिक वाट वाला कम देता है। चलिए अब हम चलेंगे जनरल अवेयरनेस पर आते हैं। तो देख लीजिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इसके 15 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी एक चैप्टर। तो बिल्कुल करंट अफेयर का भी हम वीडियो अपलोड करते हैं रेगुलर बेसिस पर, उसको देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को डैश कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने को हम क्या कहिएगा, अवक्षय कहिएगा। तो चट्टान टूटते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवक्षय कहते हैं, बिल्कुल सही। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाएगा सर, तो यहाँ पे अवक्षय कहलाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अवक्षय। 2 अगला क्वेश्चन है 82, किसे मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का सबको मालूम है, रातापानी जो है, रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ है, तो रातापानी, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 8वां। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। गलत कथन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो बारीकी से इसको देख लेते हैं, गलत कथन निम्न में से कौन सा है। तो पहला इस ऑप्शंस को देख लीजिए, सिएटल मुद्रा समान राशि के सोने और चांदी के समर्थन के बिना जारी की जाती है। तो सिएटल जो मुद्रा है समान राशि के सोने और चांदी के समर्थन के बिना जारी है, सो पूछ दिया है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, सही है, सिएटल वाली सही है। दूसरा क्या ऑप्शन है, मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर आरक्षित मुद्रा रिजर्व मनी और मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का अनुपात है, तो ये भी सही है। गलत पूछा गया तो ये भी सही है। तीसरा भी देख लीजिए, समअवधि जमा में परिपक्वता के साथ या फिर परिपक्वता से पहले अर्थदंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट। चौथा भी देख लीजिए, वॉल कैश भी मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई का एक हिस्सा, नहीं, गलत। वॉल कैश अनिवार्य CRR राशि के ऊपर और बैंक द्वारा रखे गए नगद भंडार को समर्पित करता है, वॉल कैश मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं है, तो यही गलत है और हमारा यही आंसर होगा। अगला, किस देश में माउंट सुमेरु पर ज्वालामुखी फटा है। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ फंसा है, तो इंडोनेशिया में। यह इंडोनेशिया, माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के पूर्वी प्रांत जावा प्रांत में यह माउंट सुमेरु फट गया है, ठीक है। सफ़ेद से भूरे रंग के राख की मोटी परत आसमान में 1000 मीटर तक उठी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, सुमेरु। और माउंट एक क्या है, लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी 3 नवंबर 2024 को फटा था, तो क्या नाम था, लेबोटोबी लाकी, ये भी 2024 में फटा है और 25 में ये फटा है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और एक और फट रहा था, वो इंडोनेशिया में ही था, क्या नाम था उसका, हाँ, मामलुक में, एक मामलुक जगह था, उसमें हलमोहरा द्वीप पर ईबू ज्वालामुखी फटा है। हाँ, हलमोहरा द्वीप पर ईबू ज्वालामुखी और लेबोटोबी लाकी और सुमेरु, ये सब वहीं फटा है। अगला 85, तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य वहाँ पर प्रस्तुत करिएगा, तो कावड़ी अट्टम को नृत्य वहाँ प्रस्तुत करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन निम्न में से कौन संभाला था, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति ही संभालते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। तत्वबोधिनी सभा का गठन करने वाला कौन था भाई,
तो ये बिल्कुल था देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और भी 6 अक्टूबर 1839, ध्यान रखिए, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। 6 अक्टूबर 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। कालांतर में तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, सत्यशोधक समाज का नाम ले लिया था, ध्यान रखिएगा, और बंगाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई? उत्तरापथ स्वामी किसे कहा गया था? तो पाल वंश के शासक था, उसको हम कौन थे बोलते हैं? धर्मपाल। उत्तरापंथ की स्वामी किसको बोलते हैं? तो धर्मपाल को। यह 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शासन किया था बिहार बंगाल के क्षेत्रों पर। तब पाल वंश, ध्यान रखेंगे, उसके उत्तरापथ के स्वामी धर्मपाल को बोलते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को पूर्वानुमान को 7% के पिछले अनुमान से घटाकर कितना कर दिया है? तो 7% पिछले अनुमान से घटाकर इसको कर दिया है 6.5। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। यूनेस्को ने 2023 के लिए विशिष्टता पुरस्कार के लिए किस शहर को तंजावुर जिले में, ठीक है, अबकथ सहारेश्वर मंदिर का चयन किया है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? तो यह एक एक्ट उस समय कौन का था? तो शारदा एक्ट, जो शारदा एक्ट था बाल विवाह वाला, तो उसी एक्ट को पारित किया गया था 1929 को। ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष से कम और 18 वर्ष से कम उम्र वाले को जो शारदा एक्ट था उसके तहत। अगला क्वेश्चन कर लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 26वां गवर्नर कौन था भाई? तो ये आपके थे टीवी रविशंकर। टीवी रविशंकर थे 26वें गवर्नर, ध्यान रखेंगे, टीवी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर हो जाएगा। आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा में अगर ताजमहल की बात करिएगा तो इसके निर्माणकर्ता सबको मालूम है कौन थे? तो शाहजहाँ थे। और आइए, उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ था, जिसका निर्माण कार्य 1632 में स्टार्ट होकर 1648 में पूरा हुआ था, 32 से 48। और शाहजहाँ ने करवाया था, पूरा पूछा है तो 48, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किस मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। 23 में क्या है बता देता हूँ, मानव के अवैध व्यापार और बेकार और इसी तरह के अन्य प्रकार के बालाश्रम पर प्रतिबंध है। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने, खदान आदि में काम करना गैर कानूनी है, खतरनाक है, जोखिम में अपने लगा सकते हैं। 95 2034 का जो फीफा हो रहा, अब तो अभी फीफा वर्ल्ड कप 27 में हो रहा है क्या? 22/4/26 ब्राज़ील में होना चाहिए। 27 में महिला वाला, 26 वाला पुरुष वाला आपको भी ब्राज़ील में, महिला वाला भी ब्राज़ील में हो रहा था। 2034 का लेकिन पूछा गया है। 34 की बात करिएगा तो ये फीफा मेरे को सऊदी अरब में होगा, ठीक है। सऊदी अरब में 34 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और 22/4/26/4/30 वाला में जो होगा स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, ये 3 होंगे। तो सारे को आप लोग याद कर लीजिए, कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी से ये मिलता है तो देवप्रयाग में यह मिल जाती है जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी जो अकबरनामा के तीसरा खंड है डैश से संबंधित। आईने अकबरी का अबुल फजल द्वारा लिखा गया फारसी भाषा में, ठीक है। तीसरे मुगल सम्राट थे अकबर के शासनकाल में यह लिखा गया था। तो इसका आंसर जो होगा अकबर के प्रशासन का, बिल्कुल वही पूछा ही भी गया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो सर्वेक्षण पोत जो है INS निर्देशक नया पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी भूमि सीमा का साझा करता है। तो उत्तर पश्चिम की बात होगा तो ये अफगानिस्तान के साथ सीमा करता है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ग्रामीण महिला LFPR 2017-18 में 24.6% बढ़कर 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गया? तो ये बढ़कर घटकर हो गया है 41.5। तो 100 का B ऑप्शन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव, कोई मशवरा आप कमेंट कर सकते हैं। स्टडी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।